नमस्कार। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक एक दीवार से टकराते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां लगता है कि बस अब और नहीं हो सकता। बिल्कुल। चाहे वो करियर में हो, पढ़ाई में या किसी पर्सनल गोल को लेकर। एक तरह की लिमिट महसूस होती है। हाँ, लगता है जैसे हमारी क्षमता की एक सीमा है। हमारे आज के श्रोता डेविड गॉगिन्स की किताब कैंट हर्ट मी का हिंदी सारांश हमें उस दीवार को तोड़ने का एक नक्शा देता है। और जो सबसे दिलचस्प बात है, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस सफर की शुरुआत किसी पहाड़ पर चढ़ने या मैराथन दौड़ने से नहीं होती, नहीं, बल्कि एक कागज और कलम से होती है। ये एक बहुत ही गहरी बात है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ता है। बिल्कुल, कोई धमाका करना होगा। हाँ, लेकिन ये स्रोत हमें बताता है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। ये सिर्फ शारीरिक ताकत के बारे में नहीं है, ये मानसिक मजबूती बनाने की एक कला है। तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं और इसका पहला कदम देखते हैं। जरूर। पहला सिद्धांत है, अपने मन के सवालों का सामना करें और उन्हें लिखें। सुनने में ये बहुत सीधा साधा लगता है ना? लगता तो है। मतलब अपनी कमियां लिखो। लेकिन ये शायद सबसे मुश्किल काम है। क्यों? पूरी ईमानदारी से खुद को आईना दिखाना। बिल्कुल। और यहाँ जो लिखने का काम है वो मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत शक्तिशाली है। वो कैसे? देखिए, जब तक हमारे डर, हमारी असुरक्षाएं, हमारी कमियां हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, वो बहुत बहुत बड़ी और डरावनी लगती हैं। हाँ, धुंधली सी होती हैं। हाँ, उनका कोई आकार नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम उन्हें कागज पर उतारते हैं, हम उन्हें अपने दिमाग से बाहर निकालकर एक बाहरी चीज बना देते हैं। अच्छा? अब वो कोई अनजान भूत नहीं, हाँ। बल्कि एक लिखी हुई समस्या है जिसे आप देख सकती हैं, समझ सकती हैं और जिस पर काम कर सकती हैं। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ पे। पूछिए। क्या ये सिर्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक को बढ़ावा नहीं दे रहा? मतलब हम अपनी सारी गलतियों और कमियों पर ही ध्यान क्यों दें? क्या इससे हमारा आत्मविश्वास और कम नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत इस फर्क को साफ करता है। अच्छा। ये अपनी कमियों पर बैठकर रोने या खुद को कोसने के बारे में नहीं है। ये एक डॉक्टर की तरह है। डॉक्टर की तरह? हाँ, एक अच्छा डॉक्टर इलाज करने से पहले बीमारी का सही पता लगाता है। वो ये नहीं कह सकता कि सब ठीक है जबकि अंदर कोई समस्या हो। सही बात है। तो ये अपनी कमियों को लिखना एक तरह का डायग्नोसिस है। आप बिना किसी जजमेंट के बस तथ्यों को लिख रहे हैं। जैसे मैं इस चीज से डरता हूं, मैं काम टालता हूं, मुझे पब्लिक में बोलने में घबराहट होती है। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे, आप इलाज शुरू ही नहीं कर सकते। यहीं से खुद की जिम्मेदारी लेने की शुरुआत होती है। समझ गए। तो ये अपने दिमाग की अलमारी साफ करने जैसा है। सब कुछ बाहर निकाल कर देखना कि क्या काम का है और किस पर मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल यही। अच्छा, तो मान लीजिए हमने ये मुश्किल काम कर लिया, अपनी कमियों की लिस्ट बना ली। अब उन पर काम करने में दर्द तो होगा, मुश्किल तो होगी। यकीनन होगी। और यहीं पर शायद अगला आइडिया काम आता है, जो हमें सिखाता है कि उस दर्द से भागने के बजाय उसका सामना कैसे करें। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक बार जब आप अपनी कमियों को पहचान लेते हैं, तो उन पर काम करने की प्रक्रिया आरामदायक तो नहीं होती। और यही दूसरा सिद्धांत आता है, दर्द को दोस्त बना लो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दर्द में मजा आने लगेगा। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी। या आप जानबूझकर तकलीफ खोजेंगे। इसका मतलब है दर्द को देखने का नजरिया बदलना। इसे थोड़ा और समझाइए। दर्द को दोस्त बनाना, ये सुनने में ही बहुत अजीब लगता है। सोचिए, जब आप जिम में वर्कआउट करते हैं तो अगले दिन मांसपेशियों में दर्द होता है। हाँ, होता है। वो दर्द इस बात का संकेत है कि आपकी मांसपेशियां टूट रही हैं, ताकि वो पहले से ज्यादा मजबूत बन सके। एक तरह से ग्रोथ का साइन है। बिल्कुल। वो दर्द असल में तरक्की का सबूत है। ये सिद्धांत उसी सोच को जिंदगी के हर पहलू पर लागू करने की बात करता है। अच्छा, कोई और उदाहरण? मान लीजिए आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं और आपका सिर दुखने लगता है, तो वो दर्द इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग नए न्यूरल कनेक्शंस बना रहा है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं और आपको घबराहट होती है, तो वो बेचैनी इस बात का संकेत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। तो ये दर्द को एक स्टॉप साइन की तरह देखने के बजाय एक ग्रोथ इंडिकेटर की तरह देखना है। वाह, ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। मतलब उस बेचैनी या मुश्किल को एक दुश्मन समझने के बजाय उसे एक गाइड की तरह देखना, जो बता रहा है कि हाँ, तुम सही रास्ते पर हो, तुम आगे बढ़ रहे हो। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है और मुझे लगता है इसी सोच से हम उस बिंदु तक पहुंचते हैं जिसके बारे में स्रोत में सबसे ज्यादा बात की गई है। वो आइडिया जो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है,
40% का नियम। हाँ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक मॉडल है जो सीधे गोगिन्स के अपने अनुभव से निकला है। क्या है ये? ये नियम कहता है, जब आपके दिमाग को लगे कि बस अब बिल्कुल हिम्मत नहीं बची, आप पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, तब आप असल में अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 1 मिनट, ये सुनने में पागलपन लगता है। लगता है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान है। मतलब जब मुझे दौड़ते हुए लगे कि मेरे फेफड़े जवाब दे गए हैं और मैं एक कदम भी और नहीं चल सकती, तब भी मेरे अंदर 60% ताकत बाकी है। ये कैसे हो सकता है? इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना है। अच्छा। इसका सबसे पहला काम है हमें जिंदा रखना। इसलिए ये हमारे शरीर पर एक गवर्नर या कंट्रोलर लगाकर रखता है, जैसे किसी गाड़ी के इंजन में होता है, ताकि वो बहुत तेज न चल सके। बिल्कुल। हमारा दिमाग शरीर की असली सीमा तक पहुंचने से बहुत पहले ही हमें खतरे के सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। जैसे दर्द, थकान। हाँ, दर्द, थकान, रुकने की इच्छा, ये उसकी हमें बचाने की कोशिश है, ताकि हम खुद को कोई स्थायी नुकसान न पहुंचा लें। तो 40% का नियम क्या है फिर? 40% का नियम उस समय से पहले आने वाले दिमागी सिग्नल को पहचानना और उसे चुनौती देना है। ये हमें सिखाता है कि हमारे दिमाग की बस करो वाली आवाज अक्सर एक सुझाव होती है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। लेकिन क्या ये खतरनाक नहीं हो सकता? अगर कोई सच में अपनी शारीरिक सीमा पर है और वो इस नियम को मानकर आगे बढ़ता रहे, तो उसे चोट लग सकती है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? ये बहुत जरूरी सवाल है और यहाँ पर समझदारी की जरूरत है। स्रोत साफ करता है कि ये नियम आपको टूटी हुई हड्डी के साथ दौड़ने के लिए नहीं कह रहा। अच्छा। ये विनाशकारी दर्द और रचनात्मक असुविधा के बीच फर्क करना सिखाता है। ये दोनों अलग कैसे हैं? जब आपका शरीर सच में चोटिल होता है तो वो सिग्नल अलग होते हैं, लेकिन जब आपका दिमाग सिर्फ आराम चाहता है, जब वो सिर्फ मुश्किल से बचना चाहता है, तब वो जो थकान और अब और नहीं वाली भावना पैदा करता है, ये नियम उस भावना पर सवाल उठाने के लिए है। तो ये बस उस पहली हार मानने वाली आवाज को नजरअंदाज करने के लिए है? हाँ, और थोड़ा और आगे जाने की हिम्मत देता है। ठीक है, तो ये अपनी दिमागी सीमाओं को ढकेलने के बारे में, शारीरिक सीमाओं को तोड़ने के बारे में नहीं। बिल्कुल। ये जानना कि कब आपका शरीर रुकने को कह रहा है और कब सिर्फ आपका दिमाग। लेकिन उस 40% वाले पॉइंट पर, जहां सब कुछ मुश्किल लग रहा है, वहां से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा कहां से मिलेगी? सही सवाल। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि आपके पास 60% क्षमता बाकी है। आपको उस तक पहुंचने के लिए कोई मानसिक ईंधन भी तो चाहिए। बिल्कुल, और वो ईंधन हमें चौथे सिद्धांत से मिलता है, जिसे कुकी जार मेथड कहा गया है। कुकी जार? हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक शीशे का जार है और जिंदगी में जब भी आपने किसी मुश्किल पर जीत हासिल की है, जब भी आपने कोई चुनौती पार की है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपने उस जीत की याद को एक कुकी बनाकर उस जार में डाल दिया। तो ये एक तरह का मेंटल ट्रॉफी केस है। बिल्कुल। अब जब आप उस 40% वाली दीवार से टकराते हैं, जब आपका दिमाग कहता है तुम ये नहीं कर सकती, तो आपको बस अपने मन में उस कुकी जार में हाथ डालना है, एक कुकी निकालनी है और उसे याद करना है। हाँ, आपको खुद को याद दिलाना है कि आप पहले भी मुश्किल हालात से गुजर चुके हैं। वो परीक्षा जिसके लिए आपने सोचा था कि आप तैयार नहीं हैं, लेकिन आपने पास कर ली। वो मुश्किल बातचीत जो आप करने से डर रही थी, लेकिन आपने हिम्मत करके कर ली। वो पहली दौड़ जो आपने पूरी की थी, वो सारी आपकी कुकीज हैं। तो इसका मतलब अगर कोई बड़ी प्रेजेंटेशन देने से पहले घबरा रहा है, तो वो उस कुकी को याद कर सकता है जब उसने एक बहुत मुश्किल इंटरव्यू पास किया था। बिल्कुल। और उस इंटरव्यू को पास करने वाली जो भावना थी, जो आत्मविश्वास था, उसे आज की चुनौती के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आपने एकदम सही समझा। ये अपनी पिछली जीतों से भविष्य के लिए ताकत उधार लेने जैसा है। ये बहुत दिलचस्प है। हमारा दिमाग अक्सर हमारी नाकामियों को ज्यादा याद रखता है। कुकी जार मेथड उस आदत का मुकाबला करने का एक सचेत प्रयास है। ये आपको आपके ही खिलाफ ठोस सबूत देता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम और मजबूत हैं। ये खुद को याद दिलाना है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है, अपना व्यक्तिगत हॉल ऑफ फेम बनाना, जिसे हम जरूरत पड़ने पर देख सकें। हाँ, 40% का नियम है और प्रेरणा के लिए एक कुकी जार भी है जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे औजार तभी काम के हैं जब हम इन्हें इस्तेमाल करें। अगर ये पड़े पड़े धूल फाकते रहे तो इनका कोई फायदा नहीं। और यही हमें आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर लाता है, जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। अच्छा। ये वह गोंद है जो बाकी सबको एक जीवन शैली में बदल देता है।
और वो 5वां सिद्धांत है अपने मन को फौलादी बनाने के लिए खुद को लगातार चुनौती देते रहो। ये साफ करता है कि मानसिक मजबूती कोई मंजिल नहीं है कि एक दिन आप वहां पहुंच जाएंगे और काम खत्म। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को मजबूत रखने के लिए उसे लगातार चुनौतियों का सामना करवाना पड़ता है। यही सिद्धांत ही बाकी चारों को व्यावहारिक बनाता है। देखिए, ये कैसे काम करता है। बताइए। आत्म जागरूकता यानी पहला सिद्धांत आपको बताती है कि आपको किन क्षेत्रों में खुद को चुनौती देने की जरूरत है। ठीक है। दर्द को एक दोस्त के रूप में देखना यानी दूसरा सिद्धांत आपको उन चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देता है। जब चुनौती के दौरान आप हार मानने लगते हैं तो 40% का नियम आपको आगे बढ़ाता है। और कुकी जार आपको याद दिलाता है कि आप ऐसा कर सकती हैं। बिल्कुल, आप ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। तो ये एक तरह का चक्र बन जाता है। हाँ। आप खुद को चुनौती देती हैं जिससे असुविधा होती है। हाँ। आप उस असुविधा को पार करती हैं जिससे आपको एक नई कुकी मिलती है। आपके जार में एक और कुकी आ गई। उस कुकी से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अगली थोड़ी बड़ी चुनौती लेने के लिए तैयार हो जाती है। और ये चक्र चलता रहता है और हर बार आप पहले से ज्यादा मजबूत होते जाते हैं। वाह। बिल्कुल, यही मानसिक मजबूती का इंजन है। स्रोत का तर्क है कि अगर आप चुनौतियों से बचना शुरू कर देंगे तो आपकी ये मानसिक मांसपेशी कमजोर पड़ने लगेगी। मतलब आराम आपको कमजोर बनाता है। आराम आपको अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन वो आपको कमजोर बनाता है। विकास हमेशा असुविधा में ही होता है। तो इन सब का क्या मतलब हुआ? अगर हम इन 5 सिद्धांतों को एक साथ देखें तो स्रोत का सार एक वाक्य में ये है कि मानसिकता ही सब कुछ है। सब कुछ। हाँ। हर मुश्किल परिस्थिति में कुछ अच्छा, कुछ सीखने लायक छिपा होता है। बस हमें अपनी सोच को उस तरह से ढालना होगा। बिल्कुल। अंत में ये सब इस बात पर आकर टिकता है कि हम चुनौतियों, दर्द और अपनी बनाई हुई सीमाओं को कैसे देखते हैं। बिल्कुल। साधारण से असाधारण बनने का सफर बाहरी परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि अपने अंदर की बातचीत, अपने अंदर की कहानी को बदलने से शुरू होता है। अपनी इंटरनल मोनोलॉग। हाँ, जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी सीमा कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं, तो हम उसे पार करने की दिशा में काम करना शुरू कर सकते हैं। मानसिकता ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर ये सारे प्रोग्राम 40% का नियम, कुकी जार और दर्द से दोस्ती चलते हैं। मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ठीक नहीं है तो कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि बदलाव अंदर से शुरू होता है। तो हमारे स्रोतों के आधार पर ये यात्रा किसी बड़ी छलांग से नहीं, बल्कि एक छोटे ईमानदार कदम से शुरू होती है। बिल्कुल। और ये हमें वापस पहले सिद्धांत पर ले आता है, लिखने वाले पर। हाँ। स्रोत के अनुसार ये पूरी यात्रा अपने मन के सवालों का सामना करने से शुरू होती है। तो सोचने के लिए एक सवाल ये है, आज ऐसी कौन सी एक असुविधाजनक सच्चाई या डर है जिसका सामना लिखकर किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। सिर्फ एक, क्योंकि शायद वही इस पूरे नक्शे का पहला कदम है